गुड मॉर्निंग। सीएमए फाइनल का कंपनी लॉ का चैप्टर 2 डिविडेंड का स्कैनर का सारा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन आया हुआ है डिविडेंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आगे उसका बेसिक्स बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। बोलता है कि एक कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो करेंट फिनेंशियल ईयर में लॉस बियर कर रही है। मीन्स करेंट फिनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस है और लास्ट 3 इयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है। मतलब 8%, 10% और 12% लास्ट 3 इयर्स का डिविडेंड दिया हुआ है और कंपनी चाह रहा है, उसका बोर्ड चाह रहा है कि 12% के हिसाब से कंपनी इस साल डिविडेंड दे। देखिए अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर मैं उसका प्रोविज़न पढ़ाऊँगा और उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में। PWL लिमिटेड इज फेसिंग लॉसेस इन बिजनेस ड्यूरिंग द करेंट फिनेंशियल ईयर। In the immediate preceding 3 financial year, the company has declared dividend at the rate of 8%, 10% and 12% respectively. इसका मतलब यही है कि PWL लिमिटेड को करेंट फिनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है और लास्ट 3 साल का उसका रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है उसका रेट दिया है 8%, 10% और 12%। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू मेंटेन द गुडविल of the company, the board of director has decided to declare 12% interim dividend for the current financial year. ये बोलता है कि कंपनी का गुडविल मेंटेन करने के लिए डायरेक्टर लोग ने डिसीजन लिया है कि इस साल कंपनी 12% का रेट ऑफ डिविडेंड देना चाहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिन द applicable provision of the Companies Act 2013 and state whether the board of director can do so। ये बोलना है कि इसके लिए एप्लीकेबल प्रोविज़न क्या होगा कंपनीज एक्ट 2013 का एंड क्या डायरेक्टर ये कर सकता है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छा से पढ़ लिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है। PWL लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसको करेंट फिनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है और लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर का डिविडेंड का रेट दिया है। लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर का उसका डिविडेंड का रेट है 8%, 10% और 12%। अब कंपनी अपना गुडविल को मेंटेन करने के लिए उसका डायरेक्टर लोग बोल रहा है कि इस साल हम लोग 12% रेट ऑफ डिविडेंड 12% के रेट से डिविडेंड देना चाह रहा है। अब हम लोग को बताना है कि ये जो डायरेक्टर लोग 12% के हिसाब से डिविडेंड देना चाह रहा है, एज पर कंपनीज एक्ट लोग दे सकता है या नहीं दे सकता है। अब हम लोग सबसे पहले प्रोविज़न पढ़ेंगे क्या होता है एक्ट का। देखिए सेक्शन 123 में क्या प्रोविज़न लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि प्रोविज़न क्या है। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट ऑब्लिक एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर द कंपनी में पे डिविडेंड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व बट the rate of dividend shall not exceed the average rate of dividend of last 3 preceding financial year। बोलना क्या चाहता है, देखिए जनरली क्या होता है प्रोविज़न। देखिए जनरली कंपनी करेंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड देता है, पर यदि करेंट ईयर में प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से या रिजर्व से डिविडेंड दे सकता है। इस केस में करेंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब क्या है कंपनी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से या फ्री रिजर्व से कंपनी डिविडेंड देगा। लेकिन ये रूल है कि जब भी कंपनी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से या रिजर्व से डिविडेंड देगा उसका रेट लास्ट 3 साल का जो डिविडेंड दिया है उसका एवरेज रेट होगा, उससे ज़्यादा का रेट पे डिविडेंड नहीं दे सकता है। चीज़ को समझिए। अब सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूँ, यदि कंपनी को करेंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कंपनी फ्री रिजर्व से या लास्ट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकता है, पर डिविडेंड का रेट जो लास्ट 3 इयर्स का जो डिविडेंड दिया है उसका जो एवरेज रेट होगा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या हो रहा है। द रेट ऑफ डिविडेंड सेल बी द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर। लास्ट 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग निकालेंगे तो होगा 10%। मीन्स कैसे हुआ 10%? 8% प्लस 12%
प्लस 10%, मैंने 30% को 3 से डिवाइड किया गया, 3 साल का एवरेज इसलिए 3 से डिवाइड किए तो आया 10%। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी 10% से ज़्यादा का रेट पे डिविडेंड नहीं दे सकता है करंट ईयर। समझ में आया? तो 10% से ज़्यादा नहीं दे सकता है, लेकिन डायरेक्टर क्वेश्चन में कितना बोल रहे थे, देखिए डायरेक्टर क्वेश्चन में चाह रहे थे कि हम 12% के हिसाब से डिविडेंड दे, पर प्रोविज़न के हिसाब से कंपनी 12% में डिविडेंड नहीं दे सकता है 12% के रेट के हिसाब से। हेंस कंक्लूजन में अपने क्या लिख रहे हैं, हेंस द कंपनी पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% इन करंट ईयर, सो द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12% इज नॉट करेक्ट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैनॉट पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%। मैक्सिमम कंपनी 10% के हिसाब से डिविडेंड दे सकता है, 12% के हिसाब से डिविडेंड नहीं दे सकता है। अब क्वेश्चन का मैं सार आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, एक कंपनी है जिसको करंट फिनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है, लेकिन उस कंपनी का लास्ट 3 साल का डिविडेंड का रेट दिया है 8%, 10% और 12%, और उसका डायरेक्टर लोग चाह रहा है कि हम करंट ईयर में 12% के हिसाब से डिविडेंड दें। अब देखिए, प्रोविज़न सेक्शन 123 का यही बोलता है, यदि कंपनी को लॉस होता है तो वो डिविडेंड दे सकता है फ्री रिजर्व से या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से, बट जो डिविडेंड का रेट होगा वो लास्ट 3 साल का जो रेट होगा उसका एवरेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो लास्ट 3 साल का जो रेट है उसका एवरेज यहाँ 10% हो रहा है, और डायरेक्टर लोग चाह रहे हैं कि हम 12% के हिसाब से डिविडेंड दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो डायरेक्टर लोगों का जो डिसीजन है 12% का, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है, और डायरेक्टर लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो आपका जून 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, आप उसको पढ़िए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नीमबहरा केमिकल लिमिटेड proposed to transfer more than 10% of the profit to the reserve for the current year. Advise the board of director of the said company mentioning the relevant provision of the Companies Act 2013. क्या बोलना चाहता है यहाँ पर, ये बोलना चाहता है कि बोर्ड चाहता है कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 10% से ज़्यादा हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे इस साल। मतलब इस साल सपोज 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी चाह रहा है उसका 10% मतलब 500 रुपये से ज़्यादा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, क्वेश्चन में यही बोलना चाहता है कि कंपनी का डायरेक्टर जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% से ज़्यादा उन लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। वो लोग कर सकता है या नहीं, एज पर द हमको कंपनीज एक्ट बताना है। अब देखिए सेक्शन 123 में क्या लिखा हुआ है, उस सेक्शन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। देखिए प्रोविज़न क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 123 123 सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, देखिए बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड द कंपनी में ट्रांसफ़र सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व, बट दिस प्रोविज़न इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब ये बोलना चाहता है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकता है, बट दिस प्रोविज़न इज़ नॉट कंपलसरी। इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट का जो हिस्सा वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है रिजर्व, देखिए इसका मतलब यही है कि जो प्रॉफिट का हिस्सा वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाह रहा है वो अपना मन के हिसाब से जितना भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये प्रोविज़न कंपलसरी नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा है, एबव प्रोविज़न मीन्स कंपनी में ट्रांसफ़र एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व और company may not transfer any amount of profit to the reserve. Therefore, company is free to transfer any part of profit to the reserve. मीन्स सीधा सा बात यही है कि कंपनी की खुद की इच्छा पर डिपेंड है कि वो कितना पैसा प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, और ये भी कंडीशन नहीं है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र करना ही होगा। कंपनी का अपना इच्छा है, वो यदि चाहे तो 1% ट्रांसफ़र कर सकता है, वो चाहे तो नहीं भी कर सकता है। इसीलिए हेंस कंपनी कैन ट्रांसफ़र मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कंपनी यहाँ चाह रहा है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% से ज़्यादा हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और प्रोविज़न ये बोलता है कि कंपनी का इच्छा पर डिपेंड है, वो जितना चाहे उतना प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस केस में कंपनी 10%, 20% जितना भी चाहे वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए प्रोविज़न को अच्छा से समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार से समझा रहा हूँ।
Section 1, 2, 3. Before declaration of dividend, the company may transfer some percentage of profit to the reserve, but this provision is not compulsory. Means dividend देने से पहले कंपनी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगा वो कंपनी पे डिपेंड है, उसकी इच्छा पे डिपेंड है। कंपनी चाहे तो रिजर्व में प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफ़र करेगा, कंपनी चाहे तो नहीं करेगा। देयरफॉर देखिए क्या लिखा हुआ है, एबव प्रोविजन मीन्स कंपनी में ट्रांसफ़र एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व और कंपनी मे नॉट ट्रांसफ़र। कंपनी चाहे तो रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफ़र करेगा प्रॉफिट का, कंपनी चाहे तो नहीं करेगा, ये कंपनी की इच्छा पर डिपेंड है। देयरफॉर देखिए प्रोविजन में मैं लिखा भी दिया हूँ, देयरफॉर कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व। कंपनी फ्री है, उसका मन है, जितना परसेंट वो चाहे रिजर्व में ट्रांसफर करेगा, जितना परसेंट चाहे नहीं करेगा। तो हैंस कंपनी कैन ट्रांसफर, यहाँ क्वेश्चन में यही बोला है कंपनी 10% से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है क्या? हैंस कंपनी कर सकता है, रूल के हिसाब से 10%, 20%, 30% जितना कंपनी चाहे कर सकता है। ये प्रोविजन सेक्शन 123 में लिखा हुआ है। हैंस इस क्वेश्चन में द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज करेक्ट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए अब हम लोग आ रहे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हो उसका बेसिक्स बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहा है, बट कंपनी चाह रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर जो हम करते हैं, जो उस डिविडेंड डिक्लेयर करते समय हम डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट से माइनस करते हैं वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कंपनी बोल रहा है कि वो जो मेरा एसेट है वो एसेट मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो हम अंडर इन्वेस्टमेंट दिखाए हैं, फिक्स एसेट नहीं दिखाए हैं, इसीलिए हम डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना चाह रहे प्रॉफिट से। और यदि हम डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो मेरा कंपनी में हिस्सा लॉस आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन का बेसिक्स यही है। अब हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसको देखिए हम क्वेश्चन जूम कर रहे हैं, आप भी पढ़िए। ए कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट एन एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 विदाउट प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन सर्टेन immovable properties on the ground that these assets were acquired as investment for the purpose of the earning supplementary income, those shown in the balance sheet under the head fixed asset and not for the purpose of any business carried on by the company। ठीक है। If the company has provided depreciation on the said immovable properties, the company would have suffered loss for the financial year। सिंपल सा भाषा में क्या बोलना चाह रहा है, देखिए बोलना ये चाह रहा है कि कंपनी डिविडेंड देना चाह रहा है, बट डिविडेंड देने से पहले जो अपने प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं वो कंपनी चाह रहा है कि हम डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे। कंपनी बोलता है हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बोलता है डिप्रिसिएशन मेरा फिक्स एसेट नहीं है, डिप्रिसिएशन मेरा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ जो एसेट है हम उसको अंडर इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे और उस इन्वेस्टमेंट से हम अर्निंग करेंगे, सप्लीमेंट्री इनकम के लिए उस इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं, और जैसे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमको लॉस हो जाता है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, आंसर द फॉलोइंग इन द कंटेस्ट ऑफ द अबोव। इस कंटेस्ट में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। Is it in order for the company to declare dividend for the financial year ended इतना without providing for depreciation on certain immovable properties? क्या कंपनी डिविडेंड दे सकता है बिना डिप्रिसिएशन को माइनस किए हुए? और इज इट पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू रिवोक द डिविडेंड विच हैज़ बीन डिक्लेयर एट द एजीएम? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है उसको रिवोक कर सकता है? अब हम प्रोविज़न को पढ़ाएंगे, आप प्रोविज़न को फोकस कीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे। देखिए प्रोविज़न सेक्शन 127 का क्या, देखिए सेक्शन 127 में क्या बोला गया, हम आपको प्रोविज़न दिखा रहे हैं। देखिए एक कंपनी कैन डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड ओनली आफ्टर मेकिंग एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड दिस प्रोविजन इज कंपल्सरी फॉर कंपनी। सो कंपनी कैन डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड ओनली आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम प्रॉफिट। देखिए सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है कि कंपनी डिक्लेयर एंड पे, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर और पे तभी कर सकता है, मीन्स कंपनी डिविडेंड का पेमेंट तभी कर सकता है जब वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट को प्रॉफिट से माइनस करेगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। देखिए मैंडेटरी प्रोविज़न है, करेंट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहा है तो करेंट ईयर का प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन को माइनस करेगा, या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से दे रहा है
तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से डिप्रिशिएशन को माइनस करेगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, मीन्स डिप्रिशिएशन का अमाउंट कंपनी को एनी हाउ प्रॉफिट से डिडक्ट करना पड़ेगा यदि कंपनी डिविडेंड देना चाह रहा है। चीज़ को समझिए, ये कंपलसरी प्रोविजन है। कंपनी डिविडेंड देना चाह रहा है तो उसको डिप्रिशिएशन का अमाउंट एनी हाउ डिडक्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट से। एक मैंडेटरी प्रोविजन है। देखिए आगे हमें लिखे हैं, इट इज़ इमेटेरियल वेदर द एसेट आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और नॉट, और इट इज़ ऑल्सो इमेटेरियल वेदर द एसेट इज कवर अंडर फिक्स एसेट और नॉट। मीन्स ये बोलना चाहता है ये इमेटेरियल है, एसेट जो एसेट पे हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करें वो बिजनेस पर्पस में आप यूज कीजिए या मत कीजिए, या उस एसेट को अंडर फिक्स एसेट लीजिए या इन्वेस्टमेंट लीजिए, ये मटेरियल नहीं है। ये मटेरियल है कि जो डिप्रिशिएशन का अमाउंट है वो हमेशा प्रॉफिट से लेस होगा। यदि कंपनी डिविडेंड देना चाह रहा है तो डिप्रिशिएशन का अमाउंट हमेशा प्रॉफिट से लेस होगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंपनी मस्ट डिडक्ट डिप्रिशिएशन अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बिना डिप्रिशिएशन को माइनस किए हुए कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता है, इसीलिए डिप्रिशिएशन एनी हाउ कंपनी को अपना प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 में बोला था इट इज़ इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर विदाउट प्रोवाइडिंग डिप्रिशिएशन। ये कभी नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आया, डिप्रिशिएशन को हमेशा ही माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट से यदि कंपनी डिविडेंड देना चाह रहा है तो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसका प्रोविजन क्या था, डिविडेंड डिक्लेयर इज रिवोक ओनली इफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज इलीगल एंड इनवैलिड। मीन्स यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि डायरेक्टर डिविडेंड को जो डिक्लेयर हुआ उसको रिवोक कर सकता है क्या, बोला गया डिविडेंड रिवोक हो सकता है सिर्फ एक ही ग्राउंड में, यदि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज इलीगल और इनवैलिड। जिस ग्राउंड में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो इनवैलिड होगा या इलीगल होगा, उसी ग्राउंड में जो डिविडेंड दिया गया वो रिवोक हो सकता है। रिवोक मीन्स कैंसिल हो जाएगा जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हुआ है। देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा है, इन दिस केस डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज इलीगल और इनवैलिड बिकॉज डिप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैन बी रिवोक। इस केस में डिप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए वो जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो इनवैलिड है। इसीलिए उस ग्राउंड में इस यहाँ जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो रिवोक हो सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि डिविडेंड कब रिवोक हो सकता है, सिंपल भाषा में यही बोला गया है, डिविडेंड तभी रिवोक हो सकता है जब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज इलीगल एंड इनवैलिड। जब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ डिप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से माइनस नहीं किया गया है, इसीलिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड यहाँ इनवैलिड है, इसीलिए इस केस में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बोर्ड रिवोक कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इस क्वेश्चन का बेसिक समझ में आया कि इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि डिप्रिसिएशन को बिना माइनस किए हुए बोर्ड यहाँ डिविडेंड देना चाह रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिप्रिसिएशन को माइनस करना एक मैंडेटरी प्रोविजन है, इसीलिए डिप्रिसिएशन को हमेशा माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा ग्राउंड में बोलना चाह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिविडेंड दिया उसको रिवोक कर सकता है, यहाँ कर सकता है क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इनवैलिड है क्योंकि डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है जून 2016 में वो अपने पढ़ेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको रफ में समझाऊंगा शॉर्टकट में कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आगे मैं जूम भी कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं खुद भी पढ़ के आपको समझाऊँगा कि क्या बोलना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, देखिए स्टार गोल्ड लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड इन टाइम to all its equity holders for the financial year 14-15 except in the following two cases। बोलता है स्टार गोल्ड लिमिटेड डिक्लेयर एंड डिविडेंड, माने स्टार गोल्ड लिमिटेड अपना सारा शेयर होल्डर को डिविडेंड टाइमली दे दिया, सिर्फ ये 2 शेयर होल्डर को छोड़ के, मिसेस शीला और एक जन को, मिस्टर मोहन को। तो मिस्टर शीला का केस में क्या हुआ है, देखिए मिस्टर शीला का केस में ये हुआ है, मिस्टर शीला होल्डिंग 250 शेयर्स हैज मैंडेट the company to directly deposit the dividend amount in her bank account. The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was difference in surname of the payee in the bank records. The company, however, did not inform Miss Sheila about her discrepancy। क्या बोलना चाहता है, देखिए पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो मिसेस शीला थी
उन्होंने कंपनी को बोला कि मेरा इस बैंक अकाउंट में आप डिविडेंड का पैसा जमा कर दीजिएगा। कंपनी ने बैंक को बोल दिया कि इसका ये अकाउंट नंबर है, उसमें इसका डिविडेंड का पैसा ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन बैंक उस पैसा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाया क्योंकि कंपनी ने जो नाम लिख के दिया था और उसका बैंक में जो सरनेम था उसमें स्पेलिंग में कुछ मिसमैच था। अब क्या हुआ, कंपनी ये चीज़ शीला को इन्फॉर्म करना भूल गया कि उस ग्राउंड में आपका डिविडेंड जमा नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं आपको समझाऊंगा, जब आंसर बताऊंगा तो आपका इसका डिटेल समझाऊंगा क्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है डिविडेंड अमाउंटिंग ऑफ ₹50,000 वाज नॉट पेड टू मिस्टर मोहन डिसीज। क्यों? इन व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर स्टेटिंग द पेमेंट ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट अबाउट सक्सेशन। यहाँ बोलता है कि 50,000 का डिविडेंड का पेमेंट मिस्टर मोहन को नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ उसका कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा था। अब हम लोगों को बताना है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये चीज़ सही हुआ या नहीं। अब आंसर में आएंगे, उससे पहले मैं आपको प्रोविज़न बता रहा हूँ, आगे सेक्शन 127 का प्रोविज़न बता रहा हूँ। ये प्रोविज़न समझेंगे, फिर अगेन क्वेश्चन में आएंगे, फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए प्रोविज़न क्या बोलता है, देखिए सेक्शन 127 127 सेक्शन 127। अब मैं प्रोविज़न रख रहा हूँ, एक बार पढ़िए। देखिए, इफ़ शेयर होल्डर गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी regarding the payment of dividend, then company must pay dividend according to the direction of shareholder. If company is unable to pay dividend as per the direction of shareholder, then it is the duty of the company to communicate to the shareholder about non-payment of dividend. देखिए क्या बोला है, यदि शेयर होल्डर कोई डायरेक्शन देता है कंपनी को कि मेरा डिविडेंड ऐसे पेमेंट कर दो, तो ये कंपनी का ड्यूटी है, तब ये कंपनी का ड्यूटी है कि वह डिविडेंड शेयर होल्डर के डायरेक्शन के हिसाब से पेमेंट हो जाना चाहिए। और यदि कंपनी उस डिविडेंड को शेयर होल्डर का डायरेक्शन के हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाता है तो कंपनी का ड्यूटी है वो चीज़ कम्युनिकेट कर देगा शेयर होल्डर को कि आपके डायरेक्शन के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ। फर्दर देखिए क्या लिखा है, इफ़ कंपनी इज़ नॉट कम्युनिकेट टू द शेयर होल्डर अबाउट नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड देन कंपनी सफ़र पनिशमेंट अंडर सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यदि कंपनी शेयर होल्डर को कम्युनिकेट नहीं करता है कि आपके डायरेक्शन के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है तो कंपनी को पेनल्टी सफ़र करना पड़ेगा सेक्शन 127 के हिसाब से। देखिए बेसिक प्रोविज़न यही बोला है कि शेयर होल्डर बोलता है कि मेरे इस बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दो डिविडेंड का। अब कंपनी को उस बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देना चाहिए शेयर होल्डर का डिविडेंड का। यदि किसी कारण से उस बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं होता है डिविडेंड का तो ये कंपनी का ड्यूटी है वो शेयर होल्डर को इंटीमेट करेगा कि इस प्रॉब्लम के कारण आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। और यदि कंपनी को सेक्शन 127 का पनिशमेंट सफ़र करना पड़ता है तो पनिशमेंट क्या है, देखिए द कंपनी पे फाइन ऑफ 1,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू, और कंपनी पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum। मीन्स ये बोलना चाहता है कि डायरेक्टर, कंपनी ने यहाँ डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर 1,000 रुपये का फाइन बियर करेगा पर डे का और कंपनी को 18% पर annum के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना दिन लेट होगा। कंक्लूजन क्या है, देखिए हेंस द कंपनी फेल टू कम्युनिकेट टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हेंस पेनल्टी। यहाँ कंपनी शेयर होल्डर को बोलना भूल गया कि इस बैंक मैंने सरनेम मैच करने के कारण आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, इसीलिए कंपनी को सेक्शन 127 का पेनल्टी सफ़र करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्टर लोग 1,000 रुपया पर डे फाइन बियर करेंगे और कंपनी को 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन का प्रोविजन क्या था, देखिए प्रोविजन सेक्शन 127, नो ऑफेंस शेल बी कंसिडर व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे डिविडेंड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। बोलता है ऑफेंस नहीं माना जाएगा यदि कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पा रहा है किसी लॉ के ऑपरेशन के कारण। मीन्स बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स कोई लॉ, किसी लॉ के कारण कंपनी या डिविडेंड नहीं पे कर पा रहा है। कंक्लूजन देखिए क्वेश्चन का क्या लिखा है, इन दिस केस कोर्ट इज नॉट अलाउड टू पे डिविडेंड अंटिल द मैटर वाज रिजॉल्व बाय द कोर्ट, हेंस कंपनी हैज़ नो लायबिलिटी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर ये बोलता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाया क्योंकि लॉ ने मना किया था,
क्योंकि कोर्ट ने मना किया है कि जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होगा कंपनी डिविडेंड नहीं देगा। तो कंपनी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण डिविडेंड नहीं दे पाया, इसीलिए कंपनी का यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं होगा। कंपनी यदि किसी लॉ के कारण, किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण डिविडेंड नहीं दे पाता है तब कंपनी का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। यहाँ कोर्ट में केस चल रहा था, इसीलिए कोर्ट मना करके रखा था डिविडेंड देने के लिए, और कोर्ट मना कर रखा था इसीलिए कंपनी नहीं दे पाया, इसलिए कंपनी का कोई लायबिलिटी नहीं है। केस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, सिंपल सा मैं समझाना चाह रहा हूँ। 2 केस में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाता है। एक में जो शेयर होल्डर जो अकाउंट डिटेल दिया था वो मैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो मैच नहीं हो पाया इसलिए शेयर होल्डर के अकाउंट्स में पैसा नहीं गया। लेकिन जब नहीं गया तो ये कंपनी का ड्यूटी था शेयर होल्डर को इंटीमेट करना, यहाँ कंपनी अपना ड्यूटी नहीं निभाया, इसीलिए सेक्शन 127 का कंपनी को पेनल्टी लग गया। और दूसरा केस में कोर्ट मना किया था डिविडेंड नहीं देने, तो कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण कंपनी नहीं दे पाया, इसलिए कंपनी का यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। पहला केस में कंपनी का फॉल्ट है क्योंकि कंपनी ने ही इंटीमेट किया शेयर होल्डर को कि ये पेमेंट हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, ये कंपनी का ड्यूटी था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए, अब एक थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में दिसंबर 2014 में आया। मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ और उसका समरी में शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, त्रिजा लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 13-14 ऑन 1/7/2014 but did not pay the dividend to the shareholder within the prescribed time. Explain with the reference to the provision of Companies Act and what about the penal provisions. बोलना ये चाह रहा है कि त्रिजा लिमिटेड अपना डिविडेंड जो डिक्लेयर किया, डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, बट उस डिविडेंड को प्रेस्क्राइब टाइम में शेयर होल्डर लोगों को पेमेंट नहीं किया, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब देखिए, मैं प्रोविज़न में आ रहा हूँ, प्रोविज़न आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड सेक्शन 127 क्या बोलता है, डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन। मीन्स जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। अब आगे बोलता है, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 days फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन देन एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पे फाइन ऑफ ₹1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू एंड कंपनी पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum। मीन्स यही बोलता है, जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे 30 दिन के अंदर कंपनी को वो डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। यदि कंपनी वो अमाउंट शेयर होल्डर को 30 दिन के अंदर नहीं दे पाता है तो उस कंपनी का डायरेक्टर को 1000 रुपया करके फाइन देना पड़ेगा पर डे का, और कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% के हिसाब से। देखिए कंक्लूजन क्या होगा, इन दिस केस कंपनी इज नॉट पेड डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन, सो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल पे फाइन ऑफ 1000 फॉर एवरी डे अंटिल कंपनी विल पे डिविडेंड एंड कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum ऑन नंबर ऑफ डेज लेट फॉर पेमेंट। मीन्स यहाँ यदि कंपनी जितना दिन लेट करता है उतना दिन का डायरेक्टर को 1000 करके फाइन देना पड़ेगा और कंपनी को 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। थैंक यू। ये चैप्टर का सारा मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी क्वेश्चन करा दिया है। कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।